हेलो एवरीवन, लेट अस लर्न विद आशीष सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे वर्ब। हम लोगों ने नाउन पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं और आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं। और इन सब चीज जितने भी ये तीनों चैप्टर्स हैं, इन तीनों के वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे जो आने वाले वीडियोस हैं, आने वाली ग्रामर स्किल्स की जितनी वीडियोस हैं वो सब आपको मिल सके और उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और पहले आप हमारे चैनल को जल्दी जल्दी ज्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके। हम लोग वर्ब का सेकंड सेशन लेने जा रहे थे, ओके। और कल हमने वर्ब के 4 रूल्स बता दिए थे। आज हम लोग वर्ब का 5th रूल बताने जा रहे हैं, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो इनसे रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग का टॉपिक है वर्ब, ओके। और रूल नंबर आज हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं। आज का जो हमारा रूल है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। और इस रूल में जो चीज हम बताने वाले हैं, इसका एक हम अलग से चैप्टर पढ़ाएंगे। क्लॉजेस, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, उसके लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या चीज होती है, जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का है वो हम बता देंगे, आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि आपको इस लेवल में समझ में आ जाएगी मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक। मान लो दो सेंटेंसेस है, दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज में है और एक सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज में। क्लॉजेस का मतलब पता है? क्लॉजेस का मतलब होता है शॉर्ट सेंटेंसेस, छोटे वाक्य, ठीक, जिनमें सिर्फ एक सब्जेक्ट होता और एक वर्ब होती है, उन्हें हम क्लॉजेस कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट सेंटेंसेस जिनमें सिर्फ एक सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है, ठीक है, वो होती है क्लॉजेस। क्लॉजेस में भी टाइप्स चलते हैं, जैसे प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, इस टाइप की क्लॉज चलती हैं। प्रिंसिपल क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट मेन होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब और ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। इस तरीके से कुछ होता है, तो जिसके बारे में आपको एक अलग से चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें सब एक्सप्लेन कर देंगे। ये क्लॉजेस क्या होते हैं, इन्फिनिटिव क्या होते हैं, ये सब चीजें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इसको पढ़ लेते हैं रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। रूल से क्या रूल होता है, जैसे दो सेंटेंसेस है, एक प्रिंसिपल क्लॉज में और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज में। आप डायरेक्ट जब पढ़ते होगे तो उसमें देखते होगे कि दो सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक कंजंक्शन के अकॉर्डिंग जुड़े रहते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक कंजंक्शन के अकॉर्डिंग दो सेंटेंसेस जुड़े हैं। जो पहला वाला है वो प्रिंसिपल क्लॉज में है और दूसरा वाला किसमें है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में है, ओके। तो देखिए इसके 3 रूप होते हैं। मान लो प्रिंसिपल क्लॉज आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है। किसमें है प्रिंसिपल क्लॉज, किसमें है, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, ओके। ये किसमें है, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो कैसे चेंज होगी, वो भाव के अनुसार चेंज हो जाएगी। जैसी लिखी, मतलब कि अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में पहला पार्ट है तो सेकंड पार्ट में आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। मतलब सेकंड पार्ट क्या होगा, भाव के अनुसार किसी भी टेंस में आप लिख सकते हो। भाव के अनुसार किसी भी टेंस में, ओके। अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जैसा भी है वो किसी भी टेंस में आप लिख सकते हो, चाहे आप प्रेजेंट में लिख लो, पास्ट में लिख लो या फ्यूचर में लिख लो। बट अगर प्रिंसिपल क्लॉज हमारी पास्ट टेंस में है, किसमें है, पास्ट टेंस में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किसमें होनी चाहिए, पास्ट टेंस में ही होनी चाहिए, ठीक है।
समझ में आई इतनी बात? अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में होनी चाहिए? पास्ट टेंस में होनी चाहिए। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है, ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट टेंस में कब आएगी? जब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो? एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई हैबिचुअल हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तब ये किसमें आएगा? प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई हैबिचुअल चीज होती है तो उसमें हम टेंस चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो चीज हैबिचुअल है या यूनिवर्सल ट्रूथ है तो आप अगर उसका टेंस चेंज करते हो, उसको पास्ट में करते हो, तो उसका मतलब आप ये बताना चाहते हो कि ये चीज ट्रूथ नहीं है, मतलब कि ये पहले ऐसा हुआ करता था बट अब ऐसा नहीं है। जैसे आप सिंपल सी बात करते हैं कि अर्थ रोटेट्स, अर्थ सन को रोटेट करती है, ठीक है, तो अगर आप इसको पास्ट टेंस में बना दोगे कि अर्थ रोटेटेड द सन, तो मतलब कि अर्थ पहले रोटेट करती क्या, अब रोटेट नहीं करती क्या? अर्थ रेवोल्यूट नहीं करती क्या सन की चारों ओर? ऐसा तो है नहीं, अर्थ तो अभी रेवोल्यूट करती है सन के चारों ओर, ठीक। तो इसलिए जो चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट बोलते हैं, ठीक, तो अगर हम बोल दे सन रोज इन द ईस्ट, मतलब सेकंड फॉर्म लगा दे सन रोज इन द ईस्ट, तो क्या मतलब सूरज पहले पूरब से उगता था क्या अब नहीं उगता है? तो गलत होगा ना। तो इसका मतलब कि जो चीज यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल, जैसे बोलते हैं डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, ठीक, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर बोलते हैं, तो ये चीज तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो इसको अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, मतलब कि पहले भौंकते थे अब स्ट्रेंजरों पे नहीं भौंकते हैं, क्या अब डॉग्स की नेचर बदल चुका है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो जो चीज हैबिचुअल या यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसके लिए हम उसको प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। ओके, चाहे ये प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो चाहे जिसमें हो, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाएगा। ओके, लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो आप उसको पास्ट टेंस में चेंज करना पड़ेगा, अगर प्रिंसिपल क्लॉज आपकी किसमें हो? पास्ट टेंस में हो। समझ में इतनी बात? अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारा, जैसे एग्जाम्पल नंबर हम पहला ले लेते हैं कि कोई हम प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में लेके देखते हैं। ही विल से दैट, he will say that Ram has gone to आगरा। देखिए ये जो है ये आपका किसमें है? ये प्रिंसिपल क्लॉज है। कौन सी कैसी क्लॉज है? ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक। और ये आपका क्या है? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्या है ये? सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। ये आप इसमें देखिए आप एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, ठीक है। ऐसे इसमें सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप देख रहे होंगे कि ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये दोनों एक कंजंक्शन के तौर पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हमने क्या बताया कि जब प्रिंसिपल क्लॉज आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है। तो ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसमें तो हमने पहले कहा अगर ये प्रेजेंट में है तो ये किसी भी टेंस में हो चलेगा। ओके, तो इसलिए ये जो हमारा सेंटेंस होगा ये कैसा होगा? बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्लॉज किसमें है? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसका जैसे हम एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा। सी विल टेल अस दैट मोहन
lived in Kanpur. Mohan lived in Kanpur the previous month. The previous month. She will tell us that Mohan lived in Kanpur the previous month. आप ये डायरेक्ट में पढ़ते भी होंगे, हम अभी डायरेक्ट पढ़ाएंगे कुछ दिन बाद, वर्ब की खत्म होने के बाद आपको टेंस ही पढ़ाने वाले हैं, टेंस के बाद एक्टिव पैसिव डायरेक्ट पढ़ाएंगे। तो सी विल टेल अस दैट मोहन लिव्ड इन कानपुर द प्रीवियस मंथ, ये लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हो कि इसकी जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये एक फ्यूचर टेंस में है, तो इसलिए ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये आपकी पास्ट टेंस में भी हो सकती है, प्रेजेंट टेंस में भी हो सकती है और फ्यूचर टेंस में भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये भी हमारा सेंटेंस कैसा होगा, बिल्कुल राइट होगा। अब हम जैसे थर्ड नंबर देख लेते हैं, एक थर्ड और एग्जांपल देखते हैं। उसमें जैसे हम कोई आपको पास्ट टेंस में लेके दिखाते हैं, जैसे बोलते हैं सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी वेयर डू आई लिव इन कानपुर, वेयर डू आई लिव इन कानपुर, ये लिखा हुआ सेंटेंस। तो आप देख रहे हो कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये किसमें है, पास्ट टेंस में है, सी आस्क्ड मी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो जब ये चीज पास्ट टेंस में है तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है डू आई लिव इन कानपुर, तो आप देख रहे हो कि इसमें डू या डज लगाया हुआ है, यानी कि इसमें दिखा रहा है ये प्रेजेंट टेंस में। तो जब ये प्रेजेंट टेंस में तो हम किसमें चेंज करेंगे इसको, पास्ट टेंस में। किसमें चेंज करेंगे, पास्ट टेंस में। और आपको पता होगा जब आप डायरेक्ट बनाते हो तो उसमें जब रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें कभी भी इन्वर्जन नहीं बनता है। ठीक, इन्वर्जन मतलब कि हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आती है, वो एक सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, सिंपल पास्ट में चेंज होता है। तो इसका राइट सेंटेंस क्या होगा, ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। राइट सेंटेंस क्या होगा, सी आस्क्ड मी वेयर, ये डू क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा और आई जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहेगा और लिव की सेकंड फॉर्म आ जाएगी लिव्ड इन कानपुर। ओके, ये जो होगा सेंटेंस हमारा राइट सेंटेंस होगा। तो क्या बना हमारा, सी आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड इन कानपुर। तो जो चीज हमने बताई समझ में आई, हमने क्या बताया कि अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में चेंज हो सकता है। ठीक, फिर हमने क्या बताया कि अगर वो पास्ट टेंस में है प्रिंसिपल क्लॉज तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए। हमने कब प्रेजेंट टेंस में उसको चेंज करने के लिए कहा है, जब यहां पे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो। क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो। अंडरस्टूड। देन सेकंड रूल पे चलते हैं। आई थिंक कि आपको रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसका सेकंड रूल देखते हैं। और अगर आपको ये रूल अच्छा लगा हो तो तुरंत जल्दी से जल्दी हमारे सेशन को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में एक थंब कर दीजिए ताकि ये पता चल जाए कि आपको समझ में आ चुका है। अब हम रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2, आज का रूल नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। आज का रूल नंबर 2 ये है, 3 वर्ड्स होते हैं जो पहले से ही निगेटिव होते हैं, तो उनके आगे के जो सेंटेंस, जो भी आप वाक्य लिखते हैं, जो भी सेंटेंस लिखते हैं, उसको आप निगेटिव नहीं बना सकते हो। कौन कौन से वो 3 वर्ड होते हैं वो देखते हैं। एक वर्ड होता है अनटिल, ठीक, एक वर्ड होता है अनलेस और एक वर्ड होता है लेस्ट। कौन कौन से वर्ड बताए हमने, अनटिल, क्या बताया, अनटिल, अनलेस और लेस्ट। इनके बाद
अगर आप कोई भी वाक्य लिखते हो, कोई भी आपने वाक्य लिखा, तो वो जो वाक्य है वो निगेटिव नहीं बनेगा, वो निगेटिव नहीं होगा। ओके, हमने क्या बताया, अगर किसी वाक्य के पहले अनटिल, अनलेस या लेस्ट जैसे वर्ड लगे हो तो उस वाक्य को निगेटिव नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड पहले से ही बता देते हैं कि वो कैसा वाक्य है, निगेटिव है, तो उसको डबल निगेटिव करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, किसी वाक्य को डबल निगेटिव नहीं कर सकते। क्या नॉट नॉट, नो नो क्या दो दो बार लगाते हैं, नेवर नॉट एक साथ लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। तो ये अनटिल क्या है, ये पहले से ही बता दे रहा है कि वाक्य कैसा है, निगेटिव है। ये अनलेस क्या बता रहा है कि पहले से ही बता देता है कि निगेटिव है। ये लेस्ट क्या बता रहा है, पहले से ही बता देता है कि ये वर्ड कैसा है, निगेटिव है। जैसे कि आपको कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम कोई भी एक एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे लेते हैं I waited for my friends until he did not come to the party, ये लिखा हुआ। I waited for my friend until he did not come to the party। ठीक, until जो वर्ड होता है ये निगेटिव टाइम को दिखाता है। क्या दिखाता है, निगेटिव टाइम को दिखाता है। I waited for my friend, मैंने अपने दोस्त का इंतजार किया, फिर भी वह पार्टी में नहीं आया। तो ये अनटिल वर्ड ने क्या किया, उसको पहले से ही निगेटिव बना दिया। जब उसने पहले से ही इसको निगेटिव बना दिया तो यहां पे नॉट की जरूरत ही नहीं है। तो अगर ये नॉट वर्ड नहीं आएगा तो डिड भी नहीं आएगा, और डिड नॉट नहीं आएगा तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, कम की जगह क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा। तो राइट सेंटेंस क्या होगा हमारा, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड until he came to the party। Okay, understood? I waited for my friend until he came to the party। समझ में आ गया आपको? सिंपल है, कुछ हमने खास नहीं बताया, सिर्फ इतनी चीज बताई है कि अनटिल, अनलेस या लेस्ट जैसे वर्ड ये पहले से ही निगेटिव होते हैं। जब ये पहले से ही किसी सेंटेंस को निगेटिव करने की क्षमता रखते हैं तो उनके साथ नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे अनटिल आया, वैसे अगर अनलेस आया होता तो भी यहाँ नॉट ना लगता, अगर लेस्ट वर्ड आया होता फिर भी नॉट ना लगता। ठीक है, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल दे के और समझा देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल समझना थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए एग्जाम्पल्स जरूरी होते हैं। जैसे कि हम एक और वर्ड ले लेते हैं, एक और सेंटेंस ले लेते हैं, सॉरी हमने ले लिया, कोई सेंटेंस ले लिया कि वी स्टूड एट, सॉरी, अनलेस you work, read, unless you do not work hard, unless you do not work hard, you will fail in the exam,
you will fail in the exam, ये लिखा हुआ। unless you do not work hard, अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो एग्जाम में फेल हो जाओगे, यही तो लिखा। तो हमने क्या बताया था कि अगर अनलेस, अनटिल या लेस्ट जैसे वर्ड आगे लिखे हों तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो उसको हम निगेटिव नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्ड पहले से ही निगेटिव होता है। ठीक है, इसलिए ये जो सेंटेंस होगा हमारा रॉन्ग होगा। हमारा राइट सेंटेंस क्या होगा? अनलेस you work hard, unless you work hard, you will fail in the exam. Okay? समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? सिंपल है, कोई ज्यादा खास रूल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा रूल है कि अनटिल, अनलेस या टिल, सॉरी लेस्ट जैसे वर्ड अगर आगे लगे हो तो आगे का वाक्य निगेटिव नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल में चलते हैं। ये रूल्स आपको पता होगा कि बहुत पूछे जाते हैं। अगर आपने कभी एसटी वगैरह दी होंगी, आपने किसी भी ग्रामेटिक, जिसमें भी ग्रामर पूछी जाती है, अगर आपने देखी होगी ग्रामेटिकल एरर्स अगर उसमें पूछी जा रही है तो ये आप एरर्स देखोगे बहुत पूछी जाती है। ये एरर्स ऐसे दे देते हैं आपको कि अनटिल, अनलेस जैसे वर्ड लगा देते हैं और आगे नॉट भी लगा देते हैं, और जल्दी जल्दी में क्या होता है, लड़का गलती कर देता है। ठीक है, कि जल्दी जल्दी क्या देता है, अनटिल ही नॉट, सही वर्ड लग रहा है तो उसको राइट कर देता है, जबकि ऐसा वो कैसे सेंटेंस का रॉन्ग होता है। ठीक है, और यही चीज हमने जो पिछला रूल बताया था कि प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला, उसमें भी क्या होता है, लड़का देखता है सेंटेंस राइट बिल्कुल लग रहा है तो उसको भी राइट कर देता है, जबकि उसमें क्या होता है, ये रूल देखना होता है कि हमें आगे का सेंटेंस पास्ट है तो बाद का भी पास्ट में होना चाहिए, अगर आगे का प्रेजेंट या फ्यूचर है तो बाद का किसी भी टेंस में हो चलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। तो इसलिए इन एरर्स को अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए इनकी एक्सरसाइज जितनी ज्यादा हो सके आप एक्सरसाइज ज्यादा लगाइए। एक्सरसाइजेस को जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा लगाने की कोशिश करिए। और फिर अगर आपको कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम फंस रही है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे हमने लिंक नीचे दी हुई है, तो उस लिंक पे जाकर के आप उसको क्लिक करके देख भी सकते हैं और उसमें अपनी आप जो भी क्वेरी है आप डाल सकते हो और उस क्वेरी का जवाब जल्दी से जल्दी तुरंत देने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आप, और हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है, आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कमेंट मैसेज कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905790651। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर दे सकते हैं और हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे ग्रुप का नाम हमने बताया हुआ है लेटेस्ट लर्न विद आशीष सर। इस पे आप जुड़ सकते हैं और आपके जितनी भी क्वेरीज हैं उसको हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। आज का जो हमारा थर्ड रूल है, आज का रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, बहुत ही स्पेशल रूल है ये, तो अच्छे से देखिएगा। इसमें क्या है, आपने ये वर्ड बहुत बार देखा होगा, नो सूनर, नो लॉन्गर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वाक्य इन्वर्जन, इसमें इन्वर्जन लेके चलते हैं। ठीक, कैसे सेंटेंस होता है, इन्वर्जन स्टाइल। अब ये इन्वर्जन स्टाइल क्या होती है, देखो इन्वर्जन स्टाइल क्या होती है, जैसे कि कोई भी सेंटेंस लिखा है कि आई लिव इन आगरा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, आई लिव इन आगरा लिखा हुआ है। अगर आपको इसका इन्वर्जन स्टाइल बनाना है तो इन्वर्जन स्टाइल बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, मतलब कि इसको आप इंट्रोगेटिव रूप में बना सकते हो। इंट्रोगेटिव जैसे क्या होता है, इसमें जो वर्ब लगती कौन सी लगती है, डू या डज लगती है, और आई के साथ क्या यूज होता है, डू यूज होता है, तो बस डू को आगे कर दो। डू आई लिव इन आगरा, डू आई लिव इन
आगरा। तो ये होती है इन्वर्जन स्टाइल। कौन सी स्टाइल होती है? इन्वर्जन स्टाइल होती है। ठीक है, कैसी स्टाइल होती है? इन्वर्जन स्टाइल होती है। ओके, तो यही चीज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, निगेटिव एडवर्ब या निगेटिव सेंस वाले सेंटेंस। हेडिंग डाल लीजिए, निगेटिव एडवर्ब, हेडिंग डाल लीजिए निगेटिव एडवर्ब और निगेटिव सेंस वाले एडवर्ब। मतलब निगेटिव एडवर्ब हो चाहे निगेटिव सेंस वाले एडवर्ब हो, ठीक। मतलब सिर्फ इसलिए सेंस बोला क्योंकि उसमें शायद नॉट वर्ड ना हो, ये अनटिल या अनलेस जैसे वर्ड हो, या नो लॉन्गर, नो सूनर जैसे वर्ड हो, तो ये चीज हम बताना चाहते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है नो सूनर या लिखा है नो लॉन्गर, ठीक। इस तरीके से कोई एडवर्ब लिखा है, नो सूनर, नो लॉन्गर, नो शॉर्टर, नो टॉलर, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके आगे जो वाक्य है, जो भी वाक्य होगा वो किस स्टाइल में होगा? इन्वर्जन स्टाइल में होगा। हमने क्या बताया था? इन्वर्जन स्टाइल में बताया हुआ है, स्टाइल में होगा, ठीक है। और इसके आगे जो वर्ड आएगा वो कैसा, कौन सा आएगा? देन आएगा। नो सूनर और नो लॉन्गर दोनों अपने आगे क्या रखते हैं? देन रखते हैं, और उसके आगे कोई एक सेंटेंस हो, कोई एक शॉर्ट सेंटेंस होगा, ठीक है। तो नो सूनर के बाद देन और नो लॉन्गर के बाद देन, नो शॉर्टर के बाद देन, मतलब कि ऐसा है जबकि जब भी कुछ होगा तो उसके आगे क्या कौन सा वर्ड होगा? देन होगा। और जो बीच का जो वाक्य होगा वो किस स्टाइल में होगा? इन्वर्जन स्टाइल में होगा। किस स्टाइल में होगा? इन्वर्जन स्टाइल में होगा। देखिए कैसे बताते हैं, जैसे कि एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि नो सूनर शी ओपन द डोर, नो सूनर शी ओपेंड द डोर, क्या लिखा है? नो सूनर शी ओपेंड द डोर शी सॉ अ स्नेक, शी सॉ अ स्नेक, ये लिखा हुआ है। हमने पहली बात क्या बताया कि नो सूनर अपने बाद क्या रखता है? देन रखता है, यानी कि ये आपको कंफर्म हो गया कि ये कैसा वर्ड सेंटेंस है? हमारा रॉन्ग सेंटेंस है, ठीक है। दूसरी हमने क्या गलती बताई कि नो सूनर के बाद जब भी कोई निगेटिव एडवर्ब आपको दिया गया हो, पहले ये एडवर्ब है वो भी निगेटिव है, तो जब भी कोई एडवर्ब निगेटिव सेंस वाला एडवर्ब आपको पहले दिया जाए तो उसके बाद का जो सेंटेंस होता है वो किस स्टाइल में लिखेंगे आप? इन्वर्जन स्टाइल में लिखेंगे। किस स्टाइल में लिखेंगे? इन्वर्जन स्टाइल में लिखेंगे। तो इसका इन्वर्जन स्टाइल बनाते हैं, तो इसको राइट करते हैं, तो कैसे बनाएंगे? इसको लिखेंगे नो सूनर, क्योंकि आप देख रहे हो पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए इसमें डिड पहले आ जाएगा। डिड सी ओपन द डोर, क्या लिखा आपने? नो सूनर डिड सी ओपन द डोर देन सी सॉ ए स्नेक। ओके, देन दैट्स द राइट सेंटेंस। हमने क्या बताया कि इसको आप किस में चेंज करेंगे? इन्वर्जन स्टाइल में। इन्वर्जन स्टाइल अभी हमने आपको बताया पीछे कैसे चेंज करते हैं। जैसे कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, जैसे लिखा है सी हैज ओपन द डोर, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। तो उसको आप कैसे करो? बस हैज को आप बाहर कर लो, हैज सी ओपन द डोर, हो गया इन्वर्जन स्टाइल। आपको वर्ब को बस पहले कर देना, इन्वर्जन स्टाइल बन जाएगा। तो नो सूनर डिड सी ओपन द डोर, फिर उसके बाद नो सूनर के बाद या नो लॉन्गर कोई भी निगेटिव एडवर्ब है तो वो अपने आगे क्या रखता है? देन रखता है। तो नो सूनर के बाद क्या आ जाएगा? देन आ जाएगा। तो फिर बाकी जो सेंटेंस जैसा लिखा था वैसे लिख दीजिए, सी सॉ अ स्नेक। आपका सेंटेंस कैसा हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई थिंक आपको ये जो हमने 3 रूल्स बताए हैं आपको बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गए होंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। कोई सिंपल रूल्स थे, बट ये जो रूल्स हैं ये आपके एवर आस्किंग, मतलब कि बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले रूल्स हैं, इसलिए इनको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। और
वैसे हमने बहुत ही डिटेल में आपको बता दिया है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को फटाफट तुरंत जल्दी से जल्दी लाइक करिए अगर आपको रूल्स बहुत अच्छे लगे हों, और इन रूल्स की प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने किसी भी बुक से आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कोई भी क्वेरी आपको परेशान कर रही हो तो आप हमें तुरंत मैसेज करिए। हमने आपको दोनों चीजें, टेलीग्राम की लिंक और व्हाट्सएप का नंबर दोनों दिया हुआ है, दोनों में आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।